बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस काजी फाइसा केस के फैसले को 2 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से इस पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ना ही इस फैसले को वेलकम किया गया और ना ही ये कहा गया कि हमें इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहफ़्फ़ुज़ात वाली बात तो हुकूमत कर भी नहीं सकती। ज़ाहिर है एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला होता है, बड़ा हसास मामला है। गो कि इस पर बड़ी ज़बरदस्त बात की फ़वाद चौधरी साहब ने। अभी मैं वो उनकी बात सुनाऊँगा, क्योंकि इस हुकूमत में हमने देखा है कि फ़वाद चौधरी ही वो मिनिस्टर हैं जो इस तरह की बात करते हैं और बग़ैर किसी लगी लिपटी के और दबंग अंदाज़ में जुर्रत के साथ, और वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ से अपना मौक़िफ़ देते हैं इस तरह के हसास मामलात के ऊपर। लेकिन बाकी मुकम्मल खामोशी है। लेकिन वहाँ पर सोच क्या पाई जा रही है, वो क्या देख रहे हैं, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, उस पर हम बात करते हैं। क्योंकि एक तो ये भी कहा जा सकता है ना कि क्योंकि ये फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट का था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला वापस ले लिया, क्योंकि हुकूमत का जो रेफरेंस था वो तो क्रैश हो गया था, वो तो ख़त्म हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं था। हुकूमत का मेन मुद्दा क्या था? हुकूमत का मुद्दा ये था कि काजी फाइसा साहब की अहलिया की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, एडमिटेड फैक्ट है, वो ख़ुद तस्लीम करती हैं। काजी फाइसा साहब भी तस्लीम करते हैं कि उनकी अहलिया और बच्चों की प्रॉपर्टीज़ हैं। वो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई थी। उनकी अहलिया का ये कहना है कि मैं पाबंद नहीं थी इनको डिक्लेयर करने की, और काजी फाइसा साहब ने भी डिक्लेयर नहीं की हुई थी। जब उनकी अहलिया ने डिक्लेयर नहीं की हुई थी तो काजी साहब ने कहाँ करनी थी? अब हुकूमत का सवाल ये था, हुकूमत का कहना ये था कि ये काजी फाइसा साहब ने मिसकंडक्ट किया है इनको डिक्लेयर ना करके, और साथ ही हुकूमत ने कहा कि काजी फाइसा साहब को मनी ट्रेल देनी चाहिए। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। उस कार्रवाई पे उन्होंने चैलेंज किया। उसको सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया तो 10 में से 7 जजेस ने 10 के 10 ने कहा कि हुकूमत के रेफरेंस हम क्वैश कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कानूनी तौर पर बेज़ाब्तियाँ हैं, यानी कानून का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। टेक्निकल पॉइंट्स हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये जो है कि वही डोगर ने डायरेक्ट एप्लीकेशन दे दी एसेट रिकवरी यूनिट को। एसेट रिकवरी यूनिट ने जो है वो दे दी, आगे बात की वजारत कानून से। वजारत कानून ने ख़ुद से कहा कि जी इसको चलाएं, और उसके बाद फिर मामला FIA से, FBR से और मुतलका इदारों से जो है वो दस्तावेज़ात और इंफॉर्मेशन ले ली गई, कंफर्म करने के लिए आया इसमें कोई हकीकत है या नहीं है, और फिर एक रेफरेंस तैयार करके और भेजा गया। अब इसके ऊपर जो एक सवाल उठाए गए वो ये थे कि सदर और या ये जो हैं अपना ख़ास तौर पे सदर तो नहीं, ये वजारत कानून है, वो इस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकती थी। ये मामला डायरेक्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही इस पे आगे चीज़ें मंगवाती, वो इंक्वायरी करवाती, ये तरीकाकार होना चाहिए था। यानी सारी की सारी बहस टेक्निकल पॉइंट्स पर रही। वो जो मेलाफाइड इन्फेक्ट था वो साबित नहीं हो सका था। यानी काजी फाइसा साहब का जो ये केस था कि ये मेरे खिलाफ कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि मैंने फैज़ाबाद धरने केस का फैसला दिया, उसमें ISI का जिक्र था, उसमें एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र था, उसमें जो है वो PTI का जिक्र था, उसमें तहरीक लब्बैक का जिक्र था। ये चीज़ें वो साबित नहीं कर पाए थे। यही वजह है कि 10 जजेस का फैसला था। 7 जजेस ने इसको कहा कि ये कानूनी तौर पर बेज़ाब्तियाँ हैं, कानून का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। हम रेफरेंस तो क्वैश कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि ये अदलिया के एहतसाब का मामला है, ये एक जज नहीं सुप्रीम कोर्ट का इदारा ऑन ट्रायल है, लिहाजा हम ये मामला FBR को भेज रहे हैं। FBR तहकीकात करेगा, पूरा मौका फराहम करेगा अहलिया जस्टिस काजी फाइसा को, और फिर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखा जाएगा। इंटरेस्टिंग बात ये भी है, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये बात क्लियर की थी कि अगर FBR ये कह भी देता है कि काजी फाइसा साहब की अहलिया जो है वो साबित नहीं कर सकी सोर्स कि पैसा कमाया कहाँ से था, मनी ट्रेल साबित नहीं कर सकी, तो फिर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये कह सकती है कि ये मामला क्योंकि काजी फाइसा साहब की अहलिया का है और काजी फाइसा साहब का इससे कोई तल्लुक साबित नहीं होता, लिहाजा उनकी अहलिया जाने और FBR जाने, वो एक प्राइवेट सिटीजन है, उनकी अहलिया, आप उनके खिलाफ जो मर्जी कार्रवाई करनी है आप करें। लेकिन यहाँ पर यह हुआ कि अभी जब रिव्यू में यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले को जो है वो चेंज कर दिया जो 19 जून वाला था, क्योंकि 2 जजेस थे, मंजूर मलिक साहब और मजहर आलम मियां खेल साहब, उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। जिस फैसले पर उन्होंने 19 जून को साइन किए थे, जिस फैसले पर उन्होंने 23 अक्टूबर को साइन किए थे, वो फैसला उन्होंने अपना बदल लिया, वापस ले लिया। और तीसरे जो जज थे जो कि फैसल अरब साहब जो रिटायर हुए थे, उनकी जगह जो अमीनुद्दीन खान साहब थे, उन्होंने भी व्यू बदल लिया, उन्होंने अपने व्यू दिया, और इस तरह से 3 जजेस उधर हो गए। तो इस तरह से जो है वो फैसला 19 जून वाला भी ख़त्म हो गया और 23 अक्टूबर वाला भी ख़त्म हो गया। अब मसला ये है कि अदालत के ऊपर तो ज़ाहिर है लोग एक फ़ैसले के ऊपर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, और कि ये किस तरह से हो गया बग़ैर ट्रायल के, बग़ैर तहकीकात के, कि काजी फाइसा साहब तो दूर की बात, उनकी अहलिया का मामला भी ख़त्म कर दिया गया कि यानी अब उनकी अहलिया से भी
जो है वो नहीं पूछा जा सकता। चलें, जज साहब का तो था कि जज साहब कहता कि जी वो उनका तल्लुक नहीं बनता, हालांकि तल्लुक तो एफबीआर के हुक्मनामे में आ गया था कि जॉइंट अकाउंट था, फंक्शनल था, वो भी डिक्लेयर नहीं किया था। तो अब हुकूमत के ऊपर भी बड़ा एक दबाव है और कि ज़ाहिर हुकूमत के ऊपर भी लोगों का सवाल है कि अब हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत क्या करेगी। गो कि अब ये मामला डायरेक्ट जजेस का अपना था, अदलिया का मामला है, मेन तो जवाबदेह अदलिया है, जजेस हैं कि एक जो तासुर है कि बिल्कुल जजेस के एहतसाब का रास्ता बंद कर दिया गया है। अब कोई जज जो है उसकी अगर इंडिपेंडेंट बीवी है, उसके बच्चे हैं, वो जितनी मर्जी माल बनाएं, जितना मर्जी एहसास और जदादें बनाएं, कोई पाकिस्तान का अदारा उनसे नहीं पूछ सकता। जिस तरह से इस केस में चीज़ें सामने आई हैं, तो ये जो तासुर है इसको कैसे जज जो है वो इसको गलत साबित करते हैं। और लेकिन हुकूमत जो है वो तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार कर रही है। तफसीली फ़ैसले का शिद्दत से जो है वो इंतज़ार शुरू हो गया है कि तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार इसलिए किया जा रहा है कि तफसीली फ़ैसले में देखा जाएगा कि क्या चीज़ें लिखी गई हैं, किस तरह से लिखी गई हैं, क्या चीज़ें कही गई हैं, बुनियाद क्या फराम की गई है, उसके बाद हुकूमत उस पर क्या कर सकती है, एफबीआर क्या कर सकता है, क्या जो इंफॉर्मेशन मौजूद है कि उन्होंने इस जो प्रोसेस के तहत जो रिपोर्ट सामने आई उस रिपोर्ट को कलअदम कर दिया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रोक दिया कि आप इस रिपोर्ट को नहीं देख सकते। लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर जो हक़ाइक़ हैं, क्या वो हक़ाइक़ जो हैं उनको किसी और अंदाज में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उनको किसी और तरह से कोई एक नया रेफरेंस भी दायर नहीं हो सकता। एफबीआर एक नए अंदाज में भी कोई प्रोसेस जो है वो शुरू नहीं कर सकती। ये सारे वो सवालात हैं जिनका जवाब मिलेगा तफसीली फ़ैसले से। तफसीली फ़ैसले का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा है क्योंकि पूरी कौम ये देख रही है कि पूरी कौम ये बात जानती है। और मैंने एक सर्वे भी उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर डाला कि और उसमें ये कोई ये नहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि फ़लाँ वोट कर सकता फ़लाँ नहीं कर सकता। तो मैंने ये सवाल डाला था ट्विटर के ऊपर कि इस फ़ैसले के बाद आपका अदलिया पर एतमाद बढ़ गया है या बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि ये तासुर भी है ना कि अदलिया ने बहुत बड़ा फ़ैसला दिया है जजेस की आज़ादी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए। तो 95% लोगों का ये ख्याल है कि उनका अदलिया पर से एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये वो चीज़ है जिसका ज़ाहिर है जिसका सारा जो इस वक्त आप ऐसे समझें कि दबाव है वो अदलिया के अपने ऊपर है कि अदलिया इस चीज़ को कैसे इस तासुर को गलत साबित करती है कि नहीं किसी जज का एहतसाब हो सकता है। जो एक तासुर बन गया कि जज का कभी इस मुल्क के अंदर एहतसाब अब नहीं हो पाएगा, पहले भी खैर कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में किसी एक भी जज को करप्शन के ऊपर नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला गया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने किसी जज को करप्शन के ऊपर बरतरफ नहीं किया। और ये वो हमारा इदारा है जो सबका एहतसाब करता है, जो तमाम इदारों का एहतसाब करता है, लेकिन उस इदारे का अपना एहतसाब कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो जजेस पर ही मुश्तमिल है। यानी जजेस पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से गिने चुने में जिनमें जजेस को लगाते भी जजेस हैं, जिनमें जजेस को हटाते भी जजेस हैं। और अब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी इस केस में रोक दिया गया कि आप इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप इसको नहीं देख सकते। दो बड़े मारूफ केस हैं, एक इफ्तिखार चौधरी साहब के बेटे का आया था जिसमें वो मलिक रियाज़ के साथ उनके मामला थे, मलिक रियाज़ ने आके कुरान मजीद उठा के बातें की और उसका भी कुछ नहीं बना। इफ्तिखार चौधरी साहब पावरफुल एक उस वक्त जज थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, और जिस तरह से फिर अदलिया ने उसके ऊपर मिट्टी डाली कि मिट्टी पाओ और वो सारा मामला बंद हो गया। और यहाँ पर भी जिस तरह से चीज़ें हुई उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवालात हैं। तो अब हुकूमत ज़ाहिर है इंतज़ार कर रही है कि जैसे तफसीली फ़ैसला आएगा इसको देखा जाएगा और बात तो होगी, बात तो सोशल मीडिया पर भी होती रहेगी, मीडिया पर भी ढके छुपे अल्फाज में बात लोग करते रहेंगे क्योंकि अगर तो इस पर पाबंदी लगा दी गई हुदैबिया केस की तरह जैसे काजी फैसल साहब ने लगाई थी, तो हुदैबिया केस की तरह अगर केस के ऊपर आप एनालिसिस नहीं कर सकते तो अगर तो हुदैबिया की तरह का सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर कर भी देती है तो कहाँ पे बात नहीं होगी, मीडिया पे नहीं होगी। चलें आप सोशल मीडिया पे जो चंद एक लोग बात करने वाले हैं उनको भी आप कंटेम्प्ट कर देंगे या उनको आप कुछ अर्से के लिए जेल भी भेज देंगे तो भी चलें ठीक है, कोई एक बंदा रुक जाएगा। कितने लोगों को आप खामोश करेंगे, कितनी ज़बानों को आप ताले लगाएंगे, कितनी ज़बानों को आप बंद करेंगे। अच्छा पाकिस्तान में आप क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों की ज़िंदगी और मौत के भी फैसले करते हैं, आपका फ़ैसला कहीं चैलेंज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, आप पाकिस्तान में तो ऐसा माहौल बना देंगे कि कोई जो है वो एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता, इस फैसले पे कर देंगे आप। तो आप उन लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का क्या करेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं? क्या वो भी सवाल आप पूरी दुनिया के लिए कोई ऑर्डर कर देंगे कि पूरी दुनिया में इस पर बात नहीं की जा सकती, सवाल नहीं उठाया जा सकता? तो सवाल तो इसके ऊपर होंगे, सवाल होते रहेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक तो 10% चीज़ें सामने आई हैं जो FBR के हुक्मनामे में थी। या तो आप FBR के उस हुक्मनामे की चीज़ों को चैलेंज करते हैं, क्योंकि लोग ये बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं कि कहीं जो हमने चीज़ें बताई FBR के डॉक्यूमेंट्स में से कहीं वो गलत तो नहीं थी। मैं उनको अक्सर ये कहता हूँ कि 7 जजेस का ये फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट के एक जज का मामला था। FBR कैसे इतना बड़ा ब्लंडर कर सकती है कि वो झूठी रिपोर्ट तैयार करके दे दे?
उनको पता है कि ये मामला फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना है, उनको पता था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है। तो क्या ये कोई ऑफिसर ये या हुकूमत ये बोझ उठा सकती है कि वो इतने अहम मामले के ऊपर गलत और फेक रिपोर्ट और गलत हकायक लिख दे? उन हकायक का आज तक रिपटल कहीं नहीं आया, जॉइंट अकाउंट की वजाहत कहीं नहीं आई, मनी ट्रेल ना देने की वजाहत कहीं नहीं आई। ये मौजूद है कि 7.5 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसे बैंकिंग चैनल से गए, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन उसमें भी मसला ये आ गया कि ये जो पैसे गए, उसमें वजह जो लिखी हुई थी पैसे भेजने की वो ये थी कि आपके बच्चों के वहाँ पर रहने के अखराजात और तालीमी अखराजात के लिए जा रही थी, जिसमें बाद में आपने बताया कि इसे तो हमने प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी और वो फॉर्म आपने खुद फिल किए थे। वो तमाम सवालात जो मैं अपनी वीडियोज़ में आपको FBI की रिपोर्ट में से बता चुका हूँ, और मैंने वो जो प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने ये FBI की रिपोर्ट का जिक्र किया हुआ है 3 वीडियोज़ का, जिनकी वजह से काजी फैसल साहब गुस्से हुए थे, वो उस प्लेलिस्ट में मौजूद है। उनका कोई कहीं पर जवाब नहीं आया। अब इंतज़ार है कि तफसीली फ़ैसले में क्या लिखा जाएगा और किस तरह से इस चीज़ को वो किया जाएगा। कोई आप तरीका बता दें कि आइंदा कि कोई जज को कोई मुबैना तौर पे करप्शन का मामला हो, लूट मार का मामला हो, मनी लॉन्ड्रिंग का मसला हो, आमदन ज़ायद असासों का मसला हो, किस तरह से कोई एक प्रोसेस आप दे दें कि ये प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस के तहत जज का एहतसाब हो सकता है। वरना मेरा ख्याल है कि ये चीज़ किसी तौर पे किसी पाकिस्तानी को बहरहाल जो है वो सिवाय उनके जिनकी उन पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन है जो काजी फैसल साहब के साथ खड़ी थी, उनके अलावा किसी न्यूट्रल पाकिस्तानी को ये बात हजम नहीं हो रही कि एडमिटेड फैक्ट है कि प्रॉपर्टीज़ हैं, ना उनकी मनी ट्रेल सामने आई। यानी मनी ट्रेल से मुराद दिया कि पैसे भिजवाने का तो आया, कमाए कैसे वजाहत नहीं आई। FBI की रिपोर्ट में खौफनाक इंकशाफात हैं, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं आई, और सिर्फ टेक्निकल बुनियादों के ऊपर एक मामला इस तरह से बंद कर दिया गया। तो बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब किसी न किसी को तो कभी ना कभी देना होगा। लेकिन ये मैं आपको सुनाता हूँ कि फवाद चौधरी साहब से कामरान खान साहब ने सवाल क्या किया और उन्होंने जवाब क्या दिया। से गिरदाने जाहिर है कि ये अदालती मामला है, सुप्रीम कोर्ट के जज का मामला है, वहां पर ये पूरा मामला इस वक्त ज़ेर गौर है, तो ये जरूरी नहीं है, तो आपको तैयारी तो बहरहाल रखनी होगी। देखिए कामरान साहब, अगर तो हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ कोई एलिगेशंस आए और हुकूमत इतना भी ना करे कि उसके ऊपर वो मुतल्लिका फोरम को भेज दे, और ये भी इतना बड़ा गुनाह है, तो फिर तो ये मुल्क में अकाउंटेबिलिटी की बात ही ना करें, फिर तो हम खत्म कर दें हर चीज। एक जज साहब है, उनके ऊपर इल्जामात आए हैं, उसके ऊपर जो फोरम है उसको भिजवा दिया गया है, वो आगे माने हैं नहीं माने हैं उनकी मर्जी है। ये तरीका है ना, आइन के अंदर लिखा हुआ है, इसमें कौन सी क़यामत आ गई। सो सिंपल बात है, आइन के ऊपर अमल दरामद हुआ है, और अगर जो कोई इतनी ईगो हर्ट होती है कि आपने रेफरेंस भी क्यों फाइल कर दिया है या केस भी क्यों कर दिया है, तो फिर तो आप क्या इसको कहेंगे। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि हर जो कुर्सी है उसकी अपनी डिमांड्स होती हैं, हर कुर्सी का अपना एक वकार होता है, उसके मुताबिक चलना चाहिए, और अपनी ईगोज को उस कुर्सी के मुताबिक लिमिट करना पड़ता है। और ये तो कोई बात नहीं है कि हुकूमत जो है अगर रेफरेंस भी फाइल कर दिया तो बड़ा जुल्म हो गया। ये फवाद चौधरी साहब ने कहा, इनका बयान मैंने आपको सुना दिया। बाकी हुकूमत का वो फवाद चौधरी साहब ने तो नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि हुकूमत जो है बहरहाल तफसीली फैसले का इंतज़ार कर रही है। देखते हैं कि मामला किस तरह बढ़ता है। लेकिन फवाद चौधरी साहब का ये बड़ा बयान है, फवाद चौधरी साहब का भी, कि हुकूमत रेफरेंस भी फाइल नहीं कर सकती। ऐसे नहीं चलेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब को आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।